to discuss about nodal analysis, mesh analysis and super node and super mesh. तो लास्ट वीडियो जो मैंने कवर किया था वो KVL KCL के बाद अब मैं जो कवर करने जा रहा हूँ कि नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस क्या होता है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक and nodal analysis and mesh analysis is nothing but can say different name of KVL and KCL. Okay, so flow of today's lecture is, first I will tell you about mesh analysis, second nodal analysis, third I can say super mesh, and fourth is super node. In last lecture we covered KVL and KCL. Okay, in last lecture we have covered KVL and KCL. So mesh analysis is nothing but I can say मैश एनालिसिस एक डिफरेंट फॉर्म है किस चीज़ का, KVL का. कैसे, देखिए मैश का मतलब क्या होता है. मैश का मतलब होता है लूप. जैसे सपोज दिस इज द लूप, suppose this is the loop. Okay, let this is a 5 volt is applied here and it is a 1 ohm, it is 2 ohm, it is 1 ohm, it is 3 ohm, it is 4 ohm. ऐसा कोई स्ट्रक्चर है. दिस इज लेट्स सपोज 8 वोल्ट. ठीक, सो सपोज दिस इज द काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. देन मैश एनालिसिस में हम क्या करते हैं. इन मैश एनालिसिस एक्चुअली KVL वी go through each element, we traverse each resistive element and take some current flow across these. ठीक है, तो KVL में हम यूजुअली करते थे, थोड़ा सा डिफरेंस है मैश एनालिसिस में. KVL में हम क्या करते थे, लेट्स सपोज KVL में हम क्या करते थे, देखो लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक करंट होता था, यहाँ एक करंट होता था, यहाँ कुछ और करंट होता था और यहाँ एक करंट होता था. ठीक है, तो हम KVL में इस तरह से इस लूप में मूव करते थे और यहाँ से जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसके यहाँ से पोटेंशियल, फिर कुछ पोटेंशियल इस 1 ओम के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, माइनस कुछ पोटेंशियल इस 3 ओम के अक्रॉस ड्रॉप होता था, माइनस कुछ पोटेंशियल 2 ओम के अक्रॉस ड्रॉप होता था और लौट के हम यहीं आ जाते थे. एक्चुअली हो क्या रहा था, KVL में जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट. इन KVL हम ब्रांच में करंट लेते थे, लेट दिस इज I1, दिस इज I2, इस तरह से ब्रांच में करंट लेते थे. बट इसे मैश एनालिसिस बोल रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि हम ब्रांच में करंट न लेकर हम लूप में करंट अज्यूम करेंगे एक साथ. ठीक है, वी विल अज्यूम करंट इन लूप. तो इन दिस केस ओके, तो यहाँ पर जिस तरह KVL बता दिया मैं कि हर ब्रांच में करंट लेने के बाद हम ईच रेजिस्टेंस को ट्रेवर्स करते हुए वोल्टेज ड्रॉप करते जाते थे और लास्ट में जाके किसी एक पॉइंट पे पहुँच के अपना लूप कंप्लीट कर लेते थे. बट यहाँ पे ब्रांच में करंट न लेकर एक साथ हम ओके ठीक है, एक साथ हम पूरे लूप में करंट लेंगे. ठीक है,
सो यहाँ एक साथ हम पूरे लूप में करंट लेंगे. लेट दिस इज I1 एंड दिस इज I2. Let this is I1, this is I2. Okay. Okay. So I have taken two currents in loop. तो जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि यहाँ पर ब्रांच में करंट ना लेके हम लूप में करंट लेते हैं. तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, यस. तो मैंने बोला यहाँ पर हम लूप में करंट अज्यूम करते हैं. तो जैसे कि मैं ऐसे I1 या I2 बोला, तो एक्चुअली ये भी थर्ड लूप है, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, दिस वोल्टेज सोर्स, ये भी एक थर्ड लूप है. तो थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ एंड ओके. ओके ठीक है. तो ये था 3 ओम. ठीक है, ये था 3 ओम. और ओके, तो मैंने 3 अलग अलग लूप, ये मेरे लूप बने हैं. ये देखो, एक ये करंट बनेगा, एक ये करंट बनेगा और एक इस लूप में करंट बनेगा. सपोज मैं इसे I1 बोल रहा हूँ, इसे मैं I2 बोल रहा हूँ, तो इसे मैं I3 बोल रहा हूँ. ठीक है. तो मैश एनालिसिस में सिंपली क्या होगा कि हम KVL की तरह ही इसे यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रांच में करंट ना मान के पूरा लूप में करंट मानेंगे. ठीक है. लूप में मैंने करंट लिया है, तो अगर ठीक है मैं फर्स्ट लूप को अगर स्टार्ट करता हूँ, मैं स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लूप अप्लाई KVL. ठीक है. तो मैश एनालिसिस सेम एज KVL. अप्लाई KVL in each individual loop. Apply KVL in each individual loop. ठीक. So if I am applying KVL in first loop, तो क्या होगा? 5. If I am starting from this point, suppose I am starting from this point, so here if I am start, it means this is the voltage branch. अगर मैंने प्लस और माइनस लेके 5 वोल्ट लिखा, इसके मतलब ये कह सकते हैं सेम इस तरह से 8 वोल्ट लिखा हुआ है, इसी तरह से मैं 5 वोल्ट को भी लिख सकता हूँ ऐसे करके. ठीक है. ऐसे करके मैं 5 वोल्ट को भी लिख सकता हूँ. तो मैं ऐसा ना लिख के, क्योंकि इनपुट पे यूजुअली हम प्लस माइनस के साथ अप्लाई करते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं. ठीक है. ओके. तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. अगर इस वाले टर्मिनल से 5 वोल्ट से, तो 5. ठीक. ओके. So now apply KVL in each loop. 5 minus I1 is flowing through this 1 ohm. So जैसे ही हम इस 5 वोल्ट से यहाँ तक आएंगे, तो माइनस 1 इंटू I1. अब हम 2 ओम को क्रॉस करेंगे, तो व्हेन वी विल क्रॉस 2 ओम, तो माइनस 2. नाउ व्हाट इज द करंट एग्जैक्टली इन दिस डायरेक्शन? हम तो करंट को हर ब्रांच से ऐसा आउटगोइंग करंट मानते हैं. तो इस ब्रांच में KVL में ब्रांच करंट चाहिए मुझे, बट यहाँ मैंने लूप करंट अज्यूम किया हुआ है. तो इस वाले 1 ओम के लिए तो ओनली दिस I1 वाज द करंट, एंड 2 ओम के लिए I1 इज नॉट ओनली द करंट, बट I1 minus I2 is the current in this direction which we have assumed. ठीक है. Equal to 0. So this is the first equation of mesh analysis, which is simply the form of KVL. ठीक है. For second loop, suppose I am starting from this point and moving in this direction, the I2 is taken. ठीक है. तो for this 1 ohm only I2 current is there. So for this 1 ohm, suppose I am considering this point A, so VA minus 1 cross I2
1 क्रॉस I2 माइनस 3 I2 माइनस I3 और माइनस 2 ओम। ठीक है, नाउ अगर हम इस I2 वाले लूप में मूव कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि इस ब्रांच में इस डायरेक्शन में कितना करंट होगा। तो इस डायरेक्शन में करंट हम देखने जाएंगे तो इसे फिर हम I2 माइनस I1 करेंगे। क्लियर? तो इसे अच्छे से क्लियर रखना है कि हमने ऊपर क्या किया था, I1 माइनस I2, क्योंकि हमें नीचे के डायरेक्शन में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ करंट देखना था, तो वो I1 माइनस I2 हो जाएगा। और जब हम इस सेकंड वाले लूप में मूव कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली ऊपर जाता हुआ करंट देखना है, तो वो I2 माइनस I1 हो जाएगा। माइनस वापस VA पॉइंट पे पहुंच गई तो VA इक्वल टू 0। ओवरऑल जैसे मैं कल बताया था VA कैंसिल, और यहाँ पर एग्जैक्टली जो हो जाएगा वो I2, अगर ऑल नेगेटिव साइंस आर टेकन कॉमन तो ये I2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ I2 माइनस I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 minus I1 equal to 0. This is the second equation. This is the second equation for mesh analysis. Now third equation. Simply you can write the third equation. Okay, one thing I will clear you. जब आपको वोल्टेज सोर्स दिया हो, जब भी मैश में किसी भी लूप में आप KVL लगाने जा रहे हैं और वहाँ पे आपको वोल्टेज सोर्स दिया हो, तो ट्राई टू मूव अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज सोर्स। ट्राई टू मूव अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, यहाँ पे 8 वोल्ट दिया हुआ है, तो इफ आई एम टेकिंग 8 वोल्ट देन आई विल मूव इन दिस डायरेक्शन according to 8 volt, but my current I3 I have taken in opposite direction। तो यहाँ पर माइनस ना होके I will simply take 8 प्लस 4I3, क्योंकि अब 4 एम्पियर से अकेला 4 ओम से अकेला मुझे I3 दिख तो रहा है, लेकिन वो I3 हमारी साइड आ रहा है, जिस साइड से मूव कर रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर हम और एक स्टेप आगे मूव करते हैं तो मुझे दिख रहा है कि 3 ओम में भी जो करंट दिख रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि अगर मैंने 4 ओम में इस डायरेक्शन में दिख रहा है 3 एम्पियर नॉट 3 एम्पियर I3 करंट, तो इस वाले 3 ओम में मुझे क्या दिख रहा है, इस वाले 3 ओम में मुझे अपनी साइड आता हुआ करंट, अगर मैं इस 8 ओम के पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरह से मूव करना स्टार्ट किया, डॉट 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 स्ट्रक्चर इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सबसे पहले जो 4 ओम रजिस्टर दिख रहा है उसमें I3 अपनी साइड आता हुआ नजर आ रहा है, और जैसे मैं 3 ओम की तरफ पहुंचूंगा तो इन 3 ओम मुझे अपनी साइड इन 3 ओम मुझे अपनी साइड I3 माइनस I2 आता हुआ नजर आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। सो अगेन स्टॉप द वीडियो, पॉज द वीडियो, बैक द वीडियो, जो भी करना है आपको उसे देख के एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि हाउ टू यूज दिस KVL इक्वेशंस। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले फोकस करने की बात ये है आपको कि जो वोल्टेज सोर्स अगर दिया हुआ है तो ट्राई करिए कि वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से, जैसे मैं यहाँ 8 वोल्ट लिया हूँ पहले, पॉजिटिव टर्मिनल से आगे बढ़ने की कोशिश करिए, और अगर करंट आपकी तरफ आ रहा है तो टर्म्स ऐड होती जाएंगी, ऐड। ठीक है, और जैसे यहाँ भी मैं 5 वोल्ट के केस में पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट किया, इसलिए +5 लिखा हूँ। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ा 1 ओम की साइड, तो मैंने देखा कि इसमें से जो I1 करंट है वो हमारे से दूर जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब मैंने पोटेंशियल को ड्रॉप किया, -I1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, तो दिस इज द मैश एनालिसिस। This is the mesh analysis or different way of using KVL. Not a different way, but yes, you can say कि हम mesh analysis में पूरे लूप में एक करंट अज्यूम करते हैं, जबकि KVL में सिंपली ब्रांच करंट डील करते थे। बट यहाँ भी जो हमने लूप में करंट अज्यूम किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट ब्रांचेस का करंट फाइंड करेंगे, और डिफरेंट ब्रांचेस के करंट को फाइंड करने के बाद हम उसे KVL की तरह अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट है nodal analysis। next second point is nodal analysis। second point of today's lecture is nodal analysis। okay, second point of today's lecture is nodal analysis। nodal
एनालिसिस, ठीक है। सेकंड पॉइंट ऑफ द लेक्चर इज नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस में क्या होता है, जिस तरह से केसीएल हम यूज करते थे, जैसे केसीएल कैसे यूज करते थे, सपोज दिस इज द ब्रांच एंड दिस इज द ब्रांच एंड दिस इज द ब्रांच, ठीक। यहाँ पे मैं अगर इसे R1 बोल रहा हूँ, इसे R2 बोल रहा हूँ और इसे R3 बोल रहा हूँ, और इस वाले वोल्टेज को सपोज मैं V1 बोल रहा हूँ, इस पॉइंट बोल को, इस नोडल वोल्टेज को, इस वाले नोड के वोल्टेज को मैं V2 बोल रहा हूँ, और इस वाले नोड के वोल्टेज को मैं अगर V3 बोल रहा हूँ, और इसको लेट्स सपोज आई एम कंसिडरिंग इट वोल्टेज B, लेट आई एम कंसिडरिंग इट वोल्टेज V, ठीक है। अकॉर्डिंग टू KCL हम क्या करते थे कि इफ ऑल थ्री करंट्स इन दीज ब्रांचेस आर आउट गोइंग, लेट्स सपोज इफ ऑल करंट्स और इन दीज ब्रांचेस आर आउट गोइंग, और हम ऐसे कंसीडर भी करेंगे कि हम सभी करंट्स को आउट गोइंग कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर मैं इस ब्रांच में I1, इस ब्रांच में I2 और इस ब्रांच में अगर मैं I3 लेता था तो क्या होता था, सिंपली क्या होता था, अकॉर्डिंग टू KCL I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट सम ऑफ करंट लीविंग द नोड, ठीक है। दिस इज नथिंग बट सम ऑफ करंट्स लीविंग द नोड। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ KCL। बट अब हमें क्या फुलफिल करना है, हमें देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, ओके। तो I1 की वैल्यू क्या है, इफ आई एम सेइंग कि I1 को अगर मैं ओम्स लॉ की तरह फाइंड करता हूँ, ओम्स लॉ में क्या होता है, ओम्स लॉ में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू V/R होता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू V/R, ठीक है। अगर मैं इसे यूज करता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू जो I1 की वैल्यू होगी यहाँ पर, वो I1 क्या होगा एग्जैक्टली मुझे ये बताइए कि R1 ब्रांच के करंट वोल्टेज कितना है। तो R1 ब्रांच का जो वोल्टेज होगा वो V-V1 होगा, तो V-V1 डिवाइडेड बाई R1, ये हो जाएगा I1 की वैल्यू। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 में ऐसे ही देख लीजिए कि I2 में क्या है, जो I2 करंट है किस ब्रांच में है, R2 ब्रांच में। तो R2 में एग्जैक्टली अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप देखूंगा R2 के अक्रॉस, तो वो कितना हो जाएगा, इस V माइनस, मैं V को हायर पोटेंशियल कंसिडर कर रहा हूँ तीनों ही केस में, और V2 को लोअर। इधर I3 जब मैं निकालूंगा तो V को फिर से हायर पोटेंशियल, तो V माइनस V3 डिवाइडेड बाई R3, ठीक है, डिवाइड बाई R3। ओवरऑल दिस क्या बोलते हैं KCL, और दिस KCL विल कन्वर्ट इनटू द नोडल एनालिसिस। अब यहाँ पर हम नोड देख रहे हैं, तो डिफरेंट जो वोल्टेजेस दिए हैं उसके टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने KCL को हम वोल्टेजेस के और रेजिस्टेंस के टर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि V माइनस V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस V माइनस V2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस V माइनस V3 डिवाइडेड बाई R3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नोडल एनालिसिस। ओके, तो इतना याद रखना हमें कि कब आपको अगर वोल्टेजेस दिए हुए हों डिफरेंट ब्रांच के, तब तो आप सिंपली आप कह सकते हैं कि अगर करंट्स दिए हों तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नोड से आउटगोइंग करंट्स का सम 0 होता है या इनकमिंग करंट्स का सम 0 होता है। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ KCL। बट अगर हाँ किसी भी ब्रांच में क्या बोलते हैं किसी भी ब्रांच में आपको वोल्टेजेस दिए हो, रेजिस्टेंस दिए हो, तो सिंपली जो करंट्स हैं उन ब्रांचेस के, वो वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रेशियो होंगे, जिस तरह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इस फॉर्म में KCL को यूज़ करने को ही हम नोडल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ट्राई ये करना कि हमेशा जिस नोड पे आप खड़े हो और जहाँ से आपको करंट बाहर जाते हुए नजर करनी है, ठीक है, तो ट्राई ये करना कि ऑलवेज टेक करंट गोइंग आउटसाइड। बेशक ये अंदर आ रहे हो, बेशक ये पोटेंशियल हायर हो, V1
हायर हो या V2 हायर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमने अपने इस नोड वोल्टेज पे वोल्टेज V माना है और ये वोल्टेज V1 है V2 हैं, जो भी हायर वोल्टेज हो सकते हैं। अभी तो मैं सिंपली वेरिएबल्स लिया हूँ V1 V2 V3, बट अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में भी आपको पता है कि हमारा यहाँ पे जो एज्यूम वोल्टेज का कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ यहाँ पे आपको कुछ बड़े वोल्टेज दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे कहेंगे कि मैंने जो V वोल्टेज माना है वो बड़ा है या छोटा है इन वोल्टेज से। सपोज दिस V1 इज 5 वोल्ट एंड V2 इज 10 वोल्ट, V3 इज 15 वोल्ट। आपको नहीं आइडिया कि आपका V कितना होने वाला है, तो सिंपली टेक V एज अ वेरिएबल एंड टेक ऑल द करंट्स गोइंग आउटसाइड, ऐसा मान के चलिए। तो सिंपली हमारा नोडल एनालिसिस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, V माइनस 5 डिवाइडेड बाई R1, जो R1 की वैल्यू सपोज मैं 2 ओम, इसकी 1 ओम, इसकी 3 ओम, ऐसे कुछ मान लेता हूँ। तो V माइनस 5 डिवाइड बाई 1, V माइनस 10 डिवाइड बाई 2, V माइनस 15 डिवाइड बाई 3। तो हमें हमेशा ये मान के चलना है कि हमारा जो नोड में जो ले रहा हूँ यहाँ पे जो वोल्टेज V, इससे करंट आउटसाइड जा रहा है। अगर वो इनसाइड आ रहा होगा, अगर हमारा V2 सपोज ये दिस जो V हमने अज्यूम किया है ये छोटा हुआ V1 या V2 से या किसी V3 से, तो करंट आपको नेगेटिव दिख जाएगा। दिस टर्म विल यू गेट नेगेटिव, ये टर्म्स आपको नेगेटिव मिल जाएंगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ट्राई करना, हमेशा से याद रखना, हमेशा याद ये रखना कि फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखने वाली चीज़ है यहाँ पर कि हम हमेशा ये माने करंट हमारा आउट गोइंग जा रहा है। तो V माइनस V1, V माइनस V2 एंड V माइनस V3 ऐसा ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर नेगेटिव आएगा तो खुद ही इक्वेशन में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ आई एम मूविंग टू सुपर मैश एंड सुपर नोड, ठीक है। नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस करने के बाद मैं सुपर नोड एंड सुपर मैश की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है। So third concept is of super mesh, ठीक है। So third concept is of super mesh. Yes. Concept third is super mesh. या सुपर मैश से पहले मैं सुपर नोड की बात करूंगा, ओके। सुपर नोड, क्योंकि ये KCL से ओरिएंटेड है सुपर नोड, ठीक है। अब सुपर नोड में क्या होता है, देखो एक चीज ध्यान देने हैं कि जब कोई डिपेंडेंट करंट या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, सपोज कोई डिपेंडेंट और या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स किन्हीं दो नॉन रेफरेंस नोड्स में के बीच में हो, किसी भी सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स, चाहे वो डिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, अगर वो नॉन रेफरेंस नोड्स के बीच में आ रहा है तो वहां पर एग्जिस्ट करने वाला जो क्या बोलते हैं लॉ जिसे हम बोल रहे हैं वो है सुपर नोड। इसे मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के साथ क्लियर करता हूँ कि व्हाट आर द नॉन रेफरेंस नोड्स, ठीक है। Suppose this is the diagram. Suppose this is the diagram, ठीक है। This is the diagram. This is the voltage V, ठीक। And here is the current. Here is resistance. ये second resistance, ये third resistance, एक ये resistance, ठीक है, और एक ये रेजिस्टेंस, और ऐसा कुछ कर देता हूँ मैं। सपोज यहाँ पे एक वोल्टेज है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक वोल्टेज है, कुछ भी हो सकता है। लेट इस वोल्टेज को मैं मान रहा हूँ 5 वोल्ट और यहाँ मालूम वाले 8 वोल्ट, कुछ भी ऐसे मान लिया है। और यहाँ पे मैंने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, मैं सुपर नोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। ये देखिए, अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर। जो अभी तक हम KVL लगाते आ रहे थे या KCL वगैरह जो यूज कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था कि हम इस वाले नोड को रेफरेंस नोड्स कहते हैं। ये नोड ग्राउंड नोड होता है
और इस ग्राउंड नोड के रिस्पेक्ट से हम ऊपर की साइड हायर पोटेंशियल पर जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर हूँ 0 पोटेंशियल पर, तो यहाँ जाके कुछ हायर पोटेंशियल पर पहुँच जाऊँगा, यहाँ जाके कुछ हायर पोटेंशियल पर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। अगर यहाँ 0 है, देखो ये शॉर्टेड वायर होता है, इसे हम ग्राउंड की तरफ कर सकते। किसी भी सर्किट में जो हम नीचे कुछ भी नहीं रखते ना, ये दिखाता है कि भाई हम ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, जैसे यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पे पहुँचते ही हम इसे 8 वोल्ट बोल देंगे, क्योंकि इस पॉइंट और इस ग्राउंड के बीच में 8 वोल्ट का डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह से मैं ये कहूँगा, इस ग्राउंड से ऊपर जब भी मैं किसी अदर नोड, अपर नोड पर जाऊँगा, तो वहाँ पर हायर वोल्टेजेस मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड वोल्टेज। यहाँ पे एक हायर वैल्यू है, विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड वोल्टेज यहाँ पर एक हायर वैल्यू है, जिससे मैं 5 वोल्ट बोल रहा हूँ। ये देखिए 5 वोल्ट, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि अब देखिए, अगर ये ग्राउंड नोड है तो इन सबको हम रेफरेंस नोड्स बोलेंगे। दिस ग्राउंड नोड्स आर कंसीडर्ड एज रेफरेंस नोड, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम रेफरेंस ले रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम रेफरेंस ले रहे हैं। ये देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम रेफरेंस ले रहे हैं, इसको हम 0 वोल्ट मान के रेफरेंस ले रहे हैं और अपर वोल्टेज की बात कर रहे हैं, इस नोड वोल्टेज की, इस नोड वोल्टेज की, इस नोड। तो हम जो अपर नोड्स की बात करते हैं वो इस ग्राउंड नोड या इस रेफरेंस नोड के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो 0 वोल्ट या हम इसे बोल सकते हैं रेफरेंस नोड, इसे हम बोल सकते हैं रेफरेंस नोड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस नोड। तो these two nodes are non-reference nodes. These two nodes are non-reference node. तो अगर अब डेफिनेशन क्या बोलती है, when a voltage source, ये देखिए ये वोल्टेज सोर्स है, V वोल्ट का ये वोल्टेज सोर्स है, और it is connected between two non-reference nodes A B, ठीक है। यही डेफिनेशन थी। अगर आपको कोई भी वोल्टेज सोर्स, अब ये तो देखो इंडिपेंडेंट है V के लिए, अगर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता तो भी ये वैलिड है कि अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड्स, ठीक है। मैं समझ आ गया होगा कि ए और बी दो हैं नॉन रेफरेंस नोड्स हैं, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट से कुछ हायर पोटेंशियल पर हैं या कुछ लोअर पोटेंशियल हो सकती है नेगेटिव हो, तो उससे मुझे क्लियर नहीं करना। बट हाँ, ये रेफरेंस नोड इसलिए नहीं है क्योंकि ये ग्राउंड नोड नहीं है, जो कि मैंने एक एज्यूम किया हुआ है शॉर्टेड वायर से, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि ए और बी जो दो नॉन रेफरेंस नोड्स हैं, इसके बीच में एक वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है, और किसी भी वोल्टेज सोर्स का अवेलेबल होना कहाँ पर, दो नॉन रेफरेंस नोड्स के बीच में, वहाँ पे सुपर नोड एग्जिस्ट करता है। अब देखिए सुपर नोड का मतलब क्या है। सुपर नोड का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर जब हम नोडल एनालिसिस करेंगे ना, नोडल एनालिसिस जैसे कि मैंने बताया था कि जो अदर पॉइंट्स पर जो वोल्टेज और मैं अपने नोड पर जो वोल्टेज मान रहा हूँ, उस वोल्टेज माइनस V1, वोल्टेज माइनस V2, वोल्टेज माइनस V3 जो अभी कर रहा था, वैसे यहाँ भी करूँगा। लेकिन क्या करूँगा कि मैं इस सुपर नोड को एक अपने घेरे में ले लूँगा, सुपर नोड को मैं एक राउंड उसमें ले लूँगा। देखिए ये देखिए, दिस इज द सुपर नोड। तो इस सुपर नोड को एक तरह के कंसीडर करूंगा। अब हो क्या रहा है, देखिए अब सुपर नोड से बाहर मुझे एक में करंट अज्यूम करने हैं। एक करंट इस ब्रांच में जा रहा है, ठीक है, एक करंट इस ब्रांच में जा रहा है, एक करंट इस ब्रांच में जा रहा है, एक करंट इस ब्रांच में बाहर जा रहा है, एक करंट इस ब्रांच में बाहर जा रहा है, ठीक है। तो मुझे दिख गया कि मेरा जो सुपर नोड है, सुपर नोड देखो ऐसे कंसीडर कर सकता हूँ। सपोज दिस इज अ सुपर नोड, ठीक है। This is the super node. हाँ ठीक। अगर सुपर नोड होता क्या, ऐसा कुछ मान लो कि जो ए और बी है ना, इसकी जगह पे हम एक बड़ा सा नोड मान ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ए और बी की जगह पे एक हम बड़ा सा नोड मान ले रहे हैं, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि एक करंट तो ऊपर जा रहा है, एक करंट तो ऊपर जा रहा है, ठीक, जिससे ये जो बी से ऊपर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है, ठीक, एक करंट नीचे जा रहा है इधर, एक करंट इधर जा रहा है और एक करंट इधर जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ है, मतलब ए और बी को हमने दोनों को एक जगह पे इकट्ठा करके मान लिया, तो इसलिए हम सुपर नोड बोल रहे हैं। क्या बोले, सुपर नोड, ठीक है। तो ओवरऑल इस सुपर नोड है बिग नोड से जो है 4-5 करंट्स बाहर जा रहे हैं, 4-5 करंट्स बाहर जा रहे हैं। तो मैं अलग अलग करंट्स के लिए सिंपली नोडल एनालिसिस बताऊंगा। क्या मतलब, नोडल इक्वेशन लिख लेंगे हम, जो अभी तक मैंने केसीएल इक्वेशन, अब केसीएल ही लगाना है, अब केसीएल ही लगाना है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे वी ए बोल रहा हूँ, इसको वी बोल रहा हूँ, तो दो इक्वेशन जनरेट होंगी यहाँ पर, ठीक है। देखो इस वाले करंट को मैं क्या लिखूंगा, इस वाले करंट को मैं लिखूंगा, सपोज मैं इसे लिख ले रहा हूँ I1, इसे लिख ले रहा हूँ
2, ऐसे लिख ले रहा हूँ I3 अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, इसे लिख ले रहा हूँ I4 और इसे लिख ले रहा हूँ I5। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, I1 को हम क्या लिखेंगे, I1 को लिखने के लिए मैं VA माइनस वोल्टेज ऑफ दिस पॉइंट, और दिस पॉइंट का वोल्टेज 5 वोल्ट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो VA माइनस 5, पहले तो हम पता है फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हमारी होगी ऑल करंट्स आर गोइंग आउटसाइड दिस सुपर नोड, तो सभी का सम जो है 0 हो जाएगा। तो उस I1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, जो कि I1 आउटसाइड जा रहा है, I1 को लिख रहा हूँ VA माइनस 5 डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस वैल्यू, सपोज 1 2 3 4 एंड सिंपलिसिटी के लिए 5 वोल्ट ले, सॉरी 5 ओम ले रहा हूँ, तो डिवाइड बाई 1 प्लस I2 गोइंग आउटसाइड, तो I2 क्या है ये, तो I2 के लिए VA माइनस रेफरेंस वोल्टेज 0 डिवाइड बाई 2 प्लस I3 कितना है, VA माइनस 0, सॉरी नॉट VA, BB, क्योंकि I3 जो है वो BB के नज़दीक में, ठीक है, तो ये है BB डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये 3 ओम्स ले लिया हूँ, और I4 जो है, I4 है VB माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस I5 कितना है, VB माइनस 5 वोल्ट, मतलब यहाँ से देखिए यहाँ VB है और इस वाले रेजिस्टिव ब्रांच के लिए यहाँ पर मुझे वोल्टेज क्या दिख रहा है, 5 वोल्ट, 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है, ये मैंने नोडल एनालिसिस किया है, KCL अप्लाई किया है इस वाले लूप पर। तो व्हेन आई अप्लाइड दिस KCL तो मुझे दिख गया कि सभी पांचों करंट्स का सम है वो 0 हो रहा है और सभी आउटगोइंग करंट्स हैं। ये तो हो गई एक इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ज़्यादा ही डेंस सा हो रहा है, तो मैं इसे समझ गए होंगे, तो मैं इस रेफरेंस नोड जो लिखा है इसे हटा देता हूँ। ठीक है, और ये हटा देता हूँ और इस वाले को हटा देता हूँ। ठीक, ज़्यादा ही एकदम से बोर्ड भरा भरा नजर आ रहा है। ठीक, अब देखिए ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं सेकंड इक्वेशन जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, देखो ये इक्वेशन को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो VA एंड BB आर 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में मुझे एक इक्वेशन मिल गई, तो मुझे सेकंड इक्वेशन भी चाहिए, क्योंकि मैं मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है VA और BB फाइंड करना, ये 2 वोल्टेज फाइंड करना। यदि ये 2 वोल्टेज फाइंड कर लिए तो सभी ब्रांच के करंट्स आ जाएंगे, और सभी ब्रांच के करंट्स आ जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, तो सभी चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी। शॉर्ट करने के लिए ठीक है, तो मुझे सेकंड इक्वेशन भी चाहिए, तो VA माइनस BB इक्वल टू V वोल्ट्स, ये सेकंड इक्वेशन। मतलब कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो नोडल है KCL से आएगी, सेकंड इक्वेशन खुद उस सुपर नोड से आएगी, क्योंकि सुपर नोड का जो वोल्टेज है वो उसके 2 टर्मिनल वोल्टेज के डिफरेंस के बराबर ही होता है। जैसे मैं यहाँ भी अगर ये क्या हो रहा है, VA हायर है और BB कम है, तो उसके बीच का ये वोल्टेज V है, तो VA माइनस BB इक्वल टू V। यहाँ पे भी सिंपल हम पॉइंट टू पॉइंट KVL की बात कर रहे हैं। अभी गौर से देखिएगा आप, इस ये भी पॉइंट टू पॉइंट KVL है, पॉइंट टू पॉइंट KVL है कि VA अगर मैं अगर अपने टर्मिनल A की पोटेंशियल हायर मान लेता हूँ तो VA में से ये क्या बोलते हैं इसे V गया, VA में से अगर V गया तो इक्वल टू BB हो जाएगा। अगर मैं इस V को इधर कर दूं और V को इधर कर दूं तो मुझे देखिएगा कि व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड V वोल्टेज फ्रॉम VA वी रीच एट द टर्मिनल या पॉइंट B। ठीक है, तो ये इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट KVL है। तो VA माइनस BB इक्वल टू V वोल्ट इज द सेकंड इक्वेशन। सो नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ VA एंड VB. One equation from the KCL or can say nodal analysis, and second equation is simply from the super node. ठीक है, the 2 equation 2 variables now we will solve, so we will find VA and BB, and once the VA and BB are come out, so we can find all the currents. ठीक है, now the next concept, the fourth and remaining concept of this lecture is super mesh. Super mesh. Fourth is super mesh.
फोर्थ इज सुपर मैश। जैसा कि सुपर नोड के केस में बोला था, जब क्या बोलते हैं, कोई भी वोल्टेज सोर्स वेदर इट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टू नॉन रेफरेंस नोड्स के बीच में, तो वहाँ पे हम सुपर नोड का यूज करते हैं। वैसे यहाँ पर क्या होगा कि जब भी कोई करंट सोर्स वेदर इट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट मैश, देन देयर विल बी सुपर मैश। ठीक है, कैसे? सपोज दिस इज द डायग्राम, this is the resistance, this is the resistance, and this is the current source, and this is the current source, this is the resistance। वो सिंपल से एक डायग्राम दिया मैंने, और यहाँ पर एक इनपुट वोल्टेज है सपोज 5 वोल्ट, ठीक, 5 वोल्ट, और यहाँ पर एक आई अमाउंट का आपको मान लो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 1, इसको 2 और इसको 3 और इसको मैं कह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं इसे, हाँ 4 ओम ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से 3 रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पास, ठीक। तो यहाँ पे मैं चलो एक ऐसा करके एक और एक्स्ट्रा वोल्टेज वगैरह लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा मान लो ये वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट का, ठीक, ये 5। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? सो व्हाट वी आर सीइंग दैट कि यहाँ पे जो 2 लूप हैं या 2 मैश हैं, इनके बीच में एक करंट सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखिए, अगर मैं इस मैश में करंट I1 मानता हूँ और इस मैश में करंट अगर या लूप में करंट I2 मानता हूँ, तो इन दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि एक करंट सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक करंट सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू I है, ठीक है। तो डेफिनेशन इज सेइंग दैट सिंपली इफ देयर एग्जिस्टिंग अ करंट सोर्स whether it is dependent or independent between two mesh, then there will exist super mesh, ठीक है। सुपर मैश का मतलब क्या है कि अभी के लिए आप क्या करिए, यहाँ इस करंट सोर्स को रिमूव कर दीजिए, ठीक है। इस करंट सोर्स को रिमूव कर सकते हैं, बट हम मान सकते हैं कि करंट सोर्स इज नॉट एग्जिस्टिंग हियर, और सिंपली हम इस पूरे बड़े लूप में एक अपना केवीएल लगा देंगे, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि ये करंट सोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये देखिए, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो हो क्या रहा है कि मैं अपने इस लार्ज वाले लूप में एक इक्वेशन लगाऊंगा, एक इक्वेशन इस लार्ज वाले लूप में लगाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं इस लार्ज वाले लूप में केवीएल इक्वेशन लगा रहा हूं, तो ये देखिए, यहाँ से सपोज मैं इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, लेट्स सपोज द पॉइंट ए, तो दिस इज अ पॉइंट वी ए माइनस 2I1 माइनस 3। अब 3 के लिए कौन सा करंट है? I2, गौर करिएगा, यहाँ पे सपोज I3 है, और इस वाले ब्रांच में लिया नहीं, तो यहाँ पे सपोज I4 है, ठीक है, यहाँ पे सपोज I4 है, तो ठीक है। हाँ, तो माइनस 3I2, तो अब 4 ओम के लिए क्या हो जाएगा? माइनस 4 ओम के लिए हो जाएगा I2 माइनस I3, 4 ओम के लिए हो जाएगा I2 माइनस I3, आगे बढ़े, और इस 1 ओम के लिए क्या हो जाएगा? माइनस इस 1 ओम के लिए हो जाएगा I1 माइनस I4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेनली मुझे क्या दिख रहा है कि मेनली मुझे दिख क्या रहा है कि अगर मैं केवल I1 और I2 की बात करूं, अगर मैं केवल I1 और I2 की बात करूं, अभी के लिए I3 एंड I4 की बात नहीं कर रहा मैं, I3 एंड I4 फर्दर आप डिफाइन कर सकते हो या अलग से फाइंड हो जाएंगे। मैं केवल अगर I2 एंड I1 की बात करूं, ठीक है, तो I2 और I1 के केस में क्या होगा कि मुझे दिख रहा है कि हमारी इक्वेशन है, इसके 2 वेरिएबल्स हैं I1 एंड I2। I3 एंड I4 के लिए मुझे और 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे, अभी के लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, बट मेनली मेरा मोटिव जो है वो I1 एंड I2 के लिए। तो I1 एंड I2 के लिए एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल जाएगी, सेकंड इक्वेशन जो मिलेगी I1 एंड I2 के लिए वो कहाँ से मिलेगी? जो करंट सोर्स यहाँ पे अवेलेबल था, जैसे मैं अभी हटा दिया हूँ, जो करंट सोर्स यहाँ अवेलेबल था, जैसे I बोल रहा था मैं ऐसे, और इसके इधर आपको दिख रहा था कि I1 करंट है, और इसके इधर ऐसा मुझे दिख रहा था कि I2 करंट है। तो ओवरऑली जो I अमाउंट ऑफ करंट क्या है, I जो है ये I2 माइनस I1 है, ठीक है, I2 माइनस I1 इक्वल टू I,
ये सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। तो I1 और I2 के फॉर्म में एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। एक इक्वेशन आ रही है सुपर मैश में, यानी जिसमें KVL लगा रहा हूँ मैं बिग वाले लूप में, ये बिग लूप में, ठीक है। क्या किया मैंने, केवल करंट सोर्स को हटा हुआ माना है, लेकिन क्या है कि जो I1 है I2 जो एज इट इज अलग अलग थे उसे वहीं रखना है, ये नहीं कहने हटाना है, ठीक है। ये बने रहेंगे और इस तरह से ये यूज कर देंगे। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी I1 और I2 के फॉर्म में, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी I1 एंड I2 के फॉर्म में। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ द करंट्स I1 एंड I2 इज नथिंग बट गिवन बाय सुपर मैश इटसेल्फ। तो जिस तरह से सुपर नोड में वो जो V1 और V2 के बीच में सेकंड रिलेशन था वो खुद वोल्टेज सोर्स दे रहा था, वैसे यहाँ पर I1 एंड I2 के बीच में जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड जो रिलेशन दे रहा है वो खुद करंट सोर्स दे रहा है, ठीक है। तो ये सुपर मैश है, ये सुपर नोड है। इनके बारे में हम डिटेल में और कुछ भी बात कर लेंगे। हाँ, एक चीज और है, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। एक चीज है कि अगर आपका इस करंट सोर्स के साथ ये डिपेंडेंट है, मान लो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों वैलिड है, जैसे वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों वैलिड है। अगर इस करंट सोर्स के साथ सीरीज में कोई एलिमेंट होता तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सीरीज में करंट सोर्स के साथ किसी भी एलिमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर सीरीज में कोई भी एलिमेंट एक्सेप्टेड है, वैसे उस वोल्टेज सोर्स में जो कि ऊपर सुपर नोड के केस में लगाया था मैंने, उस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कोई भी एलिमेंट अलाउड है, ठीक है। इसके पैरेलल में कोई भी एलिमेंट अलाउ है और नीचे करंट सोर्स जो कि सुपर मैश में यूज्ड है उसके सीरीज में कोई भी एलिमेंट अलाउड है, ठीक है। तो आई थिंक टुडे आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन अबाउट नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, सुपर मैश एंड सुपर नोड। प्लीज रिवाइज द लेक्चर एंड try to solve the question and apply these equations by your own, ठीक है, जिससे कि आप खुद अंडरस्टैंड कर पाएंगे how to use them. So I think things will be clear when we'll discuss numericals about these. So please make notes and revise this theory again and try to apply these things in questions. If you're not able to solve the questions, then you can share it over the next videos, in the comments of next videos. Okay, so thank you friends. I tried my best and I think hopefully you get it. Thank you.